Hello बच्चों, myself Dr. Rupali Verma and I welcome you all on this fantabulous platform of Physics वाला जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है द्रोना बैच। तो बेटा आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उससे रिलेटेड हल्का सा यहाँ पर होगा कुछ हार्मोन्स के बारे में। जब हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तब उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस चैप्टर को आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक दैट विल बी, इसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, देन कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में एक बेसिक सा आज रहने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर का लेआउट कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें कि इस चैप्टर का एक्चुअली वेटेज कितना रहता है पेपर के अंदर, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन दोनों का ही वेटेज हम साथ लेके चलें तो यहाँ से कम दोनों चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज है कि यहाँ से आते ही हैं, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक एवरेज अगर हम लेके चलें तो 2 क्वेश्चन तो होते हैं, और 2 क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है बेटा, उसमें से भी अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है कि देखो ऐसा कुछ होता था, एग इस टाइम पे रिलीज होता था, तो हम क्या करें कि वो एग रिलीज ना हो। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि अगर एग रिलीज हो गया है तो वो फर्टिलाइज ना हो। तो यहाँ पर हम सब बात करने वाले हैं मेनली किसकी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। अब कंट्रोल मेथड की बात करेंगे, साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके अंदर हम कौन से ऐसे मेथड हैं जो यूज कर सकते हैं। हमारी साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अगर एक नेचुरल वे से एक कपल जो है कंसीव नहीं कर पा रहा है तो हम कौन सी ऐसे मेथड्स हैं अप्लाई करके उनको हम कंसीव करवा सकते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में आप हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो एक छोटा सा लेआउट देख लेते हैं इस चैप्टर का कि हमने यहाँ पर पढ़ना क्या है और कैसे कैसे हमने इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज जो हमारा सबसे पहले ही जो हमारा रहने वाला है दैट इज, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हमारा रहेगा बेटा वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम इसकी अच्छे से डेफिनेशन करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यहां पर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एंड और स्ट्रेटेजीज हमारी क्या होनी चाहिए उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक होती क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या होती है, व्हाट इज आरसीएच प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीजों को रेगुलराइज करने के अंदर। ठीक है, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लोगों को बताने के लिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है, उसके बारे में हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्या चिल्ड्रंस को पता होना चाहिए, सब कुछ। तो फर्स्ट विल बी द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सेकंड जो इसमें रहेगा बेटा हमारा दैट विल बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। छोटा सा एक टॉपिक है आपका, हम पढ़ने वाले हैं बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। मींस एक छोटे से टाइम के अंदर ही आपकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। देखा आपने कितनी ज्यादा भीड़ है, कितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक जहां से बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एंड दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स बेटा, और इसके अंदर आपको पढ़ना है 2 टाइप के मेथड। वन इज द टेम्परेरी
एंड सेकेंड वन इज परमानेंट। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड में हम दो टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे। टेम्परेरी, जो टेम्परेरी मेथड के अंदर एक लेआउट में आपको देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। टेम्परेरी मेथड में आपको पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, ठीक है, कुछ जैसे बैरियर्स मेथड हैं लाइक कॉन्डोम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफ्रेम्स है, ये क्या होते हैं। फिर आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आएंगी, देन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, शायद आपने सुना होगा, कॉपर टी, ये सब डिस्कस करेंगे। सहेली पिल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओसीपीज दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और आपने काफी एड वगैरह भी देखी होंगी, इमरजेंसी पिल, 72 आवर पिल्स, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है बेटा इसमें परमानेंट मेथड, जिसमें आपको पता होना चाहिए सर्जिकल मेथड। देखो ऊपर वाले क्या था, टेम्परेरी मेथड, जब तक यूज कर रहे हो तब तक सेफ्टी मिलेगी, यूज नहीं करोगे सेफ्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट परमानेंट मेथड्स क्या है, वन टाइम है। मींस इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में इसके अंदर आएगा बेटा वेजेक्टमी। उसमें क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी वास डेफरेंस की, जो एपिडिडाइमस से, वास डेफरेंस क्या करती थी, एपिडिडाइमस से स्पर्म्स लेकर जाती थी, तो उस वास डेफरेंस को ही कट कर देते हैं, वास डेफरेंस को कट करके उसमें एक गांठ लगा देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी वेजेक्टमी। परमानेंट मेथड है भाई, फिर कुछ भी कर लो स्पर्म तो जाएंगे ही नहीं सीमेन के अंदर, समझे। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर हम कर सकते हैं ट्यूबेक्टमी। ट्यूब क्या थी फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब, या नाम से ही क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं उस फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दूं, ठीक है, कहां पर कट करना है, एम्प्यूला से आगे करना पड़ेगा, इस्थमस रीजन में कर देते हैं उसको। ठीक है, अगर उसको कट कर दिया तो बेचारा एग आगे नहीं आ पाएगा और जो स्पर्म है वो भी नहीं आ पाएगा, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों का कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द परमानेंट मेथड। ठीक है, तो परमानेंट मेथड में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम टेम्परेरी, सबसे पहले टेम्परेरी की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा टेम्परेरी में आप क्या पढ़ने वाले हो, बैरियर मेथड्स पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे आप कुछ नेचुरल भी पढ़ोगे, ठीक है, बैरियर मेथड्स हो गए, देन आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, देन ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये पढ़ोगे। वैसे ही परमानेंट मेथड में आप दो चीज पढ़ने वाले हो, क्या, वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। एक एक चीज बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ये हो गए बर्थ कंट्रोल मेथड। उसके बाद आप पढ़ेंगे MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस कई बार कपल्स क्या होते हैं कि फीमेल जो है कंसीव हो जाती है, बट वो चाहते हैं कि वो बच्चा उन्हें नहीं चाहिए, या फिर कुछ केसेस होते हैं जब कंसीव हो जाता है, डॉक्टर चेक करता है तो उन्हें लगता है कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है बच्चे के अंदर, ठीक है, या कुछ रेप केसेस वगैरह के अंदर होते हैं, तो लीगली ये क्या होता है, लीगल मेथड। ठीक है, तो लीगली जो है एमटीपी किया जाता है, मेडिकली जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट, उसको स्टॉप कर दिया जाता है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अबॉर्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे बेटा एसटीडीज, इसकी तो फुल फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। में हम काफी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताएंगे आपको, नेम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो क्यूरेबल हैं, जो ठीक की जा सकती है, बट कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हैं जिनको क्योर ही नहीं किया जा सकता, वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स ऐसा कपल,
ऐसा कपल जिसको काफी टाइम हो गया है, मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं, बट वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, दैट कंडीशन इज इनफर्टिलिटी। और इस इनफर्टिलिटी को अब ठीक करने के लिए कुछ टेक्निक्स आई हैं, जिसके जो हम पढ़ने वाले हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। assisted असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर आप बहुत सारी टेक्निक पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक पढ़ोगे। कौन सी पढ़ोगे बेटा? इसमें आप पढ़ने वाले हो टेस्ट ट्यूब बेबी, सबने सुना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आखिर है क्या भाई, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बेबी की पूरी ग्रोथ कर देते हैं, करते गए इसके अंदर हम। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे एक और GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या पढ़ेंगे? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देन ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब नाम तो अजीब अजीब से हैं मैम, ये क्या है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले बहुत अच्छे से किया था वैसे हम इस बार भी करेंगे। और एक और बात, बर्थ कंट्रोल मेथड, MTP, STD एंड इनफर्टिलिटी। ये जो लास्ट के 4 टॉपिक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, मतलब इस चैप्टर में तो आते ही यहीं से ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो, ये आपके पूरे चैप्टर का लेआउट है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज योर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटेजीज, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर के अंदर बेटा ज़्यादा नोट्स मैं नहीं बनवाऊंगी, बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ, क्योंकि ये सारा क्या है, थ्योरेटिकल है, इसमें कितना ही लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम सब जो हम करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। ये भी आपकी पूरी NCERT है, तो किसी को घबराने की जरूरत है, मैम ने क्या लिख दिया है, पूरी NCERT है। अपनी NCERT खोलो, जो मैम पढ़ा रही है वो देखो, सब वहाँ पर है, ठीक। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, एक तो है हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ, अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे कि आप हेल्दी हो या नहीं, मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आप हेल्दी हैं, तो बेटा हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पर भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, आज मुझे कोल्ड नहीं है, मुझे फीवर नहीं है, मुझे कुछ नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। हेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर, आपका हर एक सिस्टम जो है इट शुड बी साउंड, मेंटली आप साउंड होने चाहिए, ठीक है। बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी से आप हर किसी से होता है ना, कई बार आप बात कर रहे हैं तो किसी से चीख कर बात कर देते हो, ऐसे कर लेते हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, ठीक है। सोसाइटी के अंदर आप कैसे रह रहे हैं, क्या आप सबसे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो इन सब चीजों को अगर मिला दिया जाए देन दैट कॉन्स्टिट्यूट योर हेल्थ। तो ये है आप है की हेल्थ। अगर आपका यहाँ पर आपको लगता है कि हर एक एस्पेक्ट के अंदर आप साउंड हो, बिल्कुल ठीक हो, तब आप अपने आप को कहेंगे कि हाँ हम हेल्दी हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करती हूँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO है वो क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया अभी वही पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू WHO सबने सुना है ना, दैट इज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहना ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है टोटल वेल बीइंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसका मतलब होता है टोटल वेल बीइंग, आप पूरे तरीके से स्वस्थ होने चाहिए हो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चाहे आप उसको फिजिकली बात करो, इमोशनली बात करो,
बिहेवियरल बात करो या सोसाइटी की, सोशल सर्कल की बात करो, तो हर एक एस्पेक्ट के अंदर अगर आप अपने आप को हेल्दी पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हम ठीक हैं, ठीक है, सोशल मान लो कि आप किसी के साथ जो है अपनी बातें डिस्कस कर पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, इन केस कोई प्रॉब्लम है भी रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्शन, रिलेटेड टू योर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर पा रहे हो, आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हो, आप अपने डॉक्टर को अच्छे से बता रहे हो, सब कुछ डिस्कस कर पा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका बिहेवियर सही है, आप इमोशनली ठीक हैं, ठीक है, सोशली ठीक है, तो ऐसी आपकी वेल बीइंग जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फिर से पढ़ेंगे बेटा, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही फ्रेम होता है। अगर एक एमसीक्यू आता है, आपसे पूछा जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज, उसमें आपको लिख दिया टोटल वेलबींग विथ फिजिकल एंड इमोशनल जस्ट, तो क्या आप उसे सही कहेंगे? नहीं, क्योंकि इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियर, सोशल, चारों ही एस्पेक्ट्स में आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral, social, चारों हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो तो क्या आपकी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, सोसाइटी मतलब समझ रहे हो ना, सारे लोग जो आप आपस में इंटरेक्ट करते हो, वो सब, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या होगी? ये देखो बेटा, अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोगों के पास फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन, उनका इमोशनली वो स्ट्रोंग है, बिहेवियर एक दूसरे से जैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी नॉर्मल है। सो मतलब इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, या आप एक दूसरे से बातें कर पा रहे हो, अच्छे से रह पा रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, ये सब, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सो अ सोसाइटी with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspects. I hope clear है ये बात सबको। चलो, अब जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है तो देखो, इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया अभी तक अपने आप को डेवलप ही कर रही है, बट हमसे ऊपर काफी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो किस में आती हैं, डेवलप्ड, भाई वो अपनी डेवलपमेंट पूरी कर चुकी हैं, बट फिर भी ये देखो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर सबसे पहले जो जागरूकता है बेसिकली वो कहाँ आई? इंडिया में आई। कैसे भाई? देखो, India was among the first countries in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. India जो है वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक इशू माना, ठीक है, एक प्रॉब्लम मानी उसको, उसने बोला कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक इंसान अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है ना तो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्दी समझ आ रही है बेटा, कि उसके सेक्स ऑर्गन्स में दिक्कत है, उसकी जो लाइफ है, सेक्स लाइफ है, वो ठीक नहीं चले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट वो उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ये जो टैबूज होते हैं ना सारे के सारे, कि लोग क्या कहेंगे, अरे इसको ये दिक्कत है, उस वजह से वो इवन खुद को भी, उसको ऐसे लगता है अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी भी इंसल्ट है, इस रीजन से वो इवन डॉक्टर तक के पास नहीं जाता, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजें होती है, तो इस चीज को इंडिया ने समझा और उसको क्या बना दिया कि एक नेशनल गोल बना दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हमें पूरा करना है, दिस इज आवर नेशनल गोल। और ये सबसे पहले किसने किया? इंडिया ने किया। तो देखो, ठीक है, सो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स at the national level
इंडिया ने कहा भाई ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, इसको एक प्रॉब्लम समझा जाए और इसको ठीक करने के लिए हर एक कदम उठाया जाए। ठीक है, एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। क्लियर है? चलिए, और इन प्रोग्राम्स को जब बनाया गया एक सोशल गोल नेशनल लेवल पर, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसको एक नाम दिया गया, दैट वाज फैमिली प्लानिंग। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ बेटा? 1951। सोच रहे हो, बस इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने कहा इस प्रॉब्लम को संभालते हैं पहले। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इन प्रोग्राम्स को क्या बोला गया बेटा? फैमिली प्लानिंग, एंड they were initiated in the year 1951। और कब इनिशिएट किया गया इसको? 1951 में। समझे? नेक्स्ट, अब ये 1951 की बात है, बट इसको धीरे धीरे इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई गई, कुछ चीजें ऐड की गई, कुछ चीजें हटाई गई, इसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की गई। ऐसे करते करते जो है इसका अल्टीमेटली नाम भी चेंज हो गया, और अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? हम इसे जानते हैं RCH प्रोग्राम, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर program. So, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name, that is reproductive and child health program। reproductive and child health program, that is RCH। ये फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा। ठीक, नेक्स्ट, अब ये RCH जो है इसका मोटो क्या है, इसका मतलब मेन एम क्या है? देखो, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड भी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो देखना ही देखना है, बट साथ में अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें मेल की भी देखनी है और फीमेल की भी देखनी है। और फीमेल के केसेस में बच्चा अगर होने वाला है, अगर वो प्रेग्नेंट है, उससे पहले भी उसकी हेल्थ केयर देखनी है। अगर वो प्रेग्नेंट है तब पूरी प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखना है। जब उसका बच्चा हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तब भी उस वुमेन का एक टाइम तक ध्यान रखना है और उस बच्चे का भी ध्यान रखना है। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? RCH के। ठीक है, या हैं बेसिकली। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसके अंदर? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। अब ये क्या है? देखो, ऑडियो विजुअल, आपने देखा है टीवीज के अंदर ऐड आती हैं, पहले जमाने में रेडियोज होते तो रेडियो पे ऐड आती थी। प्रिंट मीडिया मतलब कहीं कहीं पे बैनर्स लगे होते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, एड्स के खिलाफ लड़ाई, वो जो साइन बना होता है रेड कलर का एड्स का। ठीक है, इवन हम दो हमारे दो, वहां पे आपको जो परमानेंट मेथड होते हैं वेजेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, इसकी होती है। इवन बैरियर मेथड्स मतलब कि कॉन्डोम्स वगैरह के बारे में भी बहुत बताया जाता है आपको। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो विजुअल्स जो होते हैं मतलब सुनकर देखकर, इन सब के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट आपको पता है ना, आजकल जो इतनी ज्यादा ये खुले होते हैं नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, NGOs वगैरह, वो सब, तो इन सब का काफी रोल रहता है पूरी एक सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स क्या है, सेक्स क्या है, इन सब बातों के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव एजुकेशन है बेसिकली, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, इसमें सबसे बड़ा मेन रोल किसका रहता है? पेरेंट्स का रहता है, आपके क्लोज रिलेटिव्स का रहता है, आपके टीचर्स का रहता है। ठीक है, या तो पेरेंट्स आपको इन चीजों के बारे में बताएं, ठीक है, कई बार ना भी बताएं तो कोई ऐसे क्लोज रिलेटिव्स हों, आपके ब्रदर सिस्टर हों, आपसे एल्डर्स हों, वो आपको बताएं। और बेटा सबसे बड़ा रोल जहां तक मैं मानती हूं इसमें रहता है आपके टीचर्स का, कि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जब जब भी जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज देनी शुरू हो जानी चाहिए कि भाई
बच्चे बच्चे शर्माते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, फीमेल्स को तो उसकी पूरी नॉलेज देनी ही चाहिए, इवन मेल्स को भी देनी चाहिए कि क्या है, ताकि एक जो वो सोशल टैबू होते हैं ना कि अरे ये इसको मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ये सब हट जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं, देयर आर नॉर्मल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस है, किसी के कंट्रोल में है नहीं, होना भी बहुत जरूरी है। तो भाई किस बात की शर्म है, समझ रहे हो? तो एक ऐसे फ्रेंडली और रिप्रोडक्टिव, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, कि अगर आप कोई इससे रिलेटेड, ठीक है, अपने सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कुछ अपनी लाइफ के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो यू शुड फील फ्री कि आप किसी से बात कर पाए, अपने पेरेंट्स से बात कर पाए, और किसी से नहीं तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर से बात कर पाए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। सो मेजर रोल इज प्लेड बाय पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखो बेटा, लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड। और ये काफी हद तक अब तो काफी ज्यादा दी भी जा रही है बच्चों को, काफी छोटे बच्चों को भी दे दी जाती है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जो इस एज में होते हैं 8th 9th 10th 11th 12th, इवन आपकी एज के भी बेटा, उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती, अगर ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, होता क्या है पता किसी को नहीं है, क्योंकि हमें एजुकेशन मिली नहीं है ढंग से। तो एक अपने ही अलग परसेप्शन बने होते हैं, उन परसेप्शंस को आप सच मानते हो और उसी को लेकर आगे चलते हो, ठीक है। तो ये सेक्स एजुकेशन जो है बच्चों को देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनके सारे फंडे क्लियर हो जाएं, ठीक है, किसी भी मिथ के अंदर वो ना रहे, ठीक है। आपकी बॉडी है, आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, पता होना चाहिए। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होनी चाहिए। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस मींस, जब आपके अंदर प्यूबर्टी आती है तो आपको बहुत खतरनाक नहीं कहेंगे, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ आती है आपकी। जैसे ही लड़कों के अंदर प्यूबर्टी आती है, उनकी वॉइस चेंज होती है, हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है, जिससे मूड स्विंग भी बड़े आते हैं। सिमिलरली इन द फीमेल, ठीक है, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी जब आती है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उनके भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, आधी तो लड़कियां घबरा जाती हैं, अरे मेरे साथ हो क्या गया, ठीक है। फिर ऊपर से हमारी सोसाइटी ऐसी, अरे बताना नहीं है, क्यों भाई, क्यों नहीं बताना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानना आपका हक है एक्चुअली। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन, फॉल्स कुछ भी नहीं। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में डिस्कस करना तो अपने पेरेंट्स से कीजिए, अगर आप उनसे फ्री हैं बात करने में, पेरेंट्स से करो, टीचर से करो। कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास जाओ। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices, then sexually transmitted diseases that is STD और AIDS। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जैसे ही कोई होते हैं लोग 18 19 20 इवन, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आपको पता होना चाहिए, ये कैसे होती हैं, कौन सी होती हैं, और एटलीस्ट जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, और आपको यू शुड यूज द बैरियर मेथड एटलीस्ट, ठीक। और रही बात एड्स की, एड्स के बारे में तो इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि बस पूछो ही मत। लोगों को लगता है पहले तो जिसको एड्स होता है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता इंसान, क्या उसको वैसे ही डीबार कर देते, तुम बाहर निकल जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जिसको होता है वो खुद भी बताने में हिचकिचाता है, क्योंकि सोसाइटी ऐसा उसके साथ करती है तो वो नहीं बता पाता है, ठीक है। तो एड्स को तो ऐसे जैसे मानते हैं कि टच मी नॉट वाली बीमारी है, कि उसको टच करोगे तो एड्स हो जाएगा, और जबकि ऐसा कुछ था, कि आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, अब ये तो सब थी प्रॉब्लम्स कि भाई ये सब हमारी सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं। पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, फर्टाइल कपल कौन सा होता है बेटा, वो कपल
जो अब कैपेबल है या जिसकी एज हो चुकी है, मैरिजेबल एज है, मैरिज हो चुकी है, ठीक है, अब नाउ शी कैन कंसीव, वो कंसीव कर सकते हैं वो कपल. So people, especially fertile couples and those in marriageable age group, those in marriageable age group, they should be educated about, उनसे उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए what are the available birth control options, कैसे वो बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि अभी उनको बेबी ना हो, वो कंसीव ना करें. सो व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल, अगर उनका एक बेबी हो गया है और वो चाहते हैं कि बीच में स्पेस हो, भाई एक हुआ, 2 3 या 3 साल बाद बच्चा हो, तो कौन से मेथड अवेलेबल है, हाउ कैन दे मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन द चाइल्ड्स. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड. देन जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है. वो मेथड भी आपको पता होनी चाहिए. केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर आपको करनी है, उसको डॉक्टर पे सही टाइम पर लेके जाना, उसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है. ठीक. पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड. पोस्ट नेटल का मतलब है बेटा बच्चे के बर्थ के बाद मदर की कैसे केयर करनी है, बच्चे की कैसे केयर करनी है, वो सब. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि कोलोस्ट्रम जो पहले 2 से 4 दिन के बीच में जो मिल्क सिक्रीट होता है, दैट इज कोलोस्ट्रम, उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं. तो और वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है सबसे मेन न्यूट्रिशियस वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड है बेसिकली एक बेबी के लिए. सो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बतानी चाहिए. देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड. कपल को बताओ भाई कि दुनिया में लड़का लड़की सब बराबर हैं. ठीक है, वो जो फीमेल फिटिसाइड के पीछे अभी भी लोग पड़े हुए हैं वहां से निकल जाओ बाहर. ठीक. देन अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अब कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है, हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपना घर अच्छे से चला पाएं, बट बच्चे हम किए ही जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सब भी इनको बताना चाहिए. भाई तुम बच्चे कर रहे हो तो ना तो तुम्हारे पास रिसोर्स है, ना तुम अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाओगे. इवन आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन ही तो बढ़ा रहे हो. ठीक है. सो awareness of problems due to uncontrolled population growth. Then social levels like sex abuse and sex related crimes. तो बेटा कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया एक बच्चा जो है फ्री होना चाहिए किसी ना किसी से हमेशा, जिससे वो अपनी हर बात बता सके. जब एक बच्चा होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इवन आपकी फैमिलीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर आपके साथ कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम नॉर्मली सेक्स अब्यूज कहते हैं. तो कभी घबराना नहीं होता इन बातों से. जिससे भी आपको लगता है कि हाँ इससे मैं अपनी सब बातें कर सकता हूँ, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, उससे बताइए. अपने टीचर्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, बट बताओ. ठीक है. सो सोशल लेवल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हैं इनको जितना कंट्रोल किया जा सके उतना करना है. सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज. अब ये हमने बात तो कर ली, बट इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे चाहिए एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर भाई पहले तो हॉस्पिटल ही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है. पहले एक जगह होनी चाहिए इन सब चीज़ों को, मदर की डिलीवरी करवानी है या किसी को अपने डॉक्टर से बात करनी है, किसी को और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना कि वहाँ वो जा सके. देन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मतलब अगर किसी की प्रेगनेंसी है, डिलीवरी करवानी है, तो ऐसे ही किसी क्वैक से नहीं करवानी है. आपको एक क्या चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर चाहिए. ठीक है, किसी को और प्रॉब्लम आ रही है तो एक प्रोफेशनल काउंसलर चाहिए. कुछ लोग अपने सेक्स रिलेटेड इश्यूज की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर काउंसलर्स चाहिए. उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. ठीक है. देन मटेरियल सपोर्ट. अगर कोई भी प्रोसीजर करना है, कुछ भी करना है, तो मेडिसिन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सब अवेलेबल होने चाहिए. तो दीज आर द बेसिक एम्यूनिटीज जो प्रोवाइड की जाए अपनी जो गोल्स हैं उनको अटेन करने के लिए. So these are the essential to provide mechanical assistance and care to people in reproductive related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortions,
कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। तो ये सब चीजें होनी चाहिए अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है तो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो काफी सारी टेक्निक्स हैं जो इम्प्लीमेंट की गई हैं बहुत सारे मिस यूजेस को रोकने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है स्टैच्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस। नाउ व्हाट इज स्टैच्यूटरी? स्टैच्यूटरी का मतलब होता है बेटा लीगल। कोई भी चीज जब लीगली होती है उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी। तो एमनियोसेंटेसिस जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक है। किस लिए? फीटल की जब ग्रोथ होती है, अगर जो है डॉक्टर को आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, सो ही कैन रिकमेंड एमनियोसेंटेसिस। उससे आपको क्या पता चलता है? कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, एबेरेशंस हैं, जेनेटिक डिफेक्ट है एक बच्चे के अंदर, तो वो आपको ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ ही पता चल जाती है। और मेनली ये 14 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन, 14 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो पेरेंट्स को आप पहले से ही बता सकते हैं कि आपके बच्चे को भाई ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब आपका फैसला है कि आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और यू वांट द अबॉर्शन। ठीक है, सो ये एक मेन बेनिफिशियल चीज थी एमनियोसेंटेसिस की जिसके लिए यूज की जाती थी। बट इंडिया में इसका बहुत ही ज्यादा नाजायज और गलत फायदा उठाया गया। किस चीज में? क्योंकि जब आप एमनियोसेंटेसिस करते हो इससे आपको पता चल जाता है कि जो फीटस है वेदर शी इज फीमेल और हिज मेल। ठीक है, तो इससे क्या किया लोगों ने? एमनियोसेंटेसिस जो है एक नॉर्मल एक प्रोसीजर लिया, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का ये करवाया गया और पता करने लग गए कि भाई बच्ची है कि बच्चा है, लड़का है कि लड़की है। और अगर लड़की है तो एज यूजुअल वही तकिया नींद सोच कि मेल का है तो उसका अबॉर्शन करवा दो। सो दिस इज नोन एज द फीमेल फिटिसाइड। और जैसे जैसे फीमेल फिटिसाइड होता है वैसे वैसे फीमेल्स की पॉपुलेशन कम होती है, मींस ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, इसको बैन ही कर दिया गया। इसको बैन कर दो, अगर डॉक्टर प्रॉपर रिकमेंड करेगा तभी होगा, नहीं तो ये बैन है। आप किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर जाओगे, आप कहोगे कि हमें ये एमनियोसेंटेसिस करवाना है, सो इट इज नॉट अ लीगल प्रोसीजर, ये नहीं होगा। So, statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing female feticide, मैसिव। उसके अलावा एक तो ये प्रोग्राम चलाया, दूसरा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये वाला प्रोग्राम चलाया कि बच्चा होता है आधी बार उनको इम्यूनाइजेशन नहीं करवाई। जैसे अब पोलियो अब नहीं होता है, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई, ये सब होते हैं मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। सो ये क्लियर है बेटा? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली क्या है? एक मेडिकल प्रोसीजर है। इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर विच इज यूज्ड इन द प्रीनेटल। क्या है? प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब बर्थ, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ उससे पहले ही प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, फीटल इंफेक्शंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। सो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली क्या है? एक मेडिकल टेक्निक है जिससे जो बच्चे का अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है फीटस का, उसको हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, उसके क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है, जो इंडिया में बैन है। देखो एक बार, अब एमनियोसेंटेसिस कैसे करते हैं बेटा? देखो ये मदर का वोम है जिसके अंदर मदर का बच्चा है, बेसिकली सिंपल सी बात है। ठीक है, दिस ये क्या है? यूट्रस। साइड वाला पार्ट क्या है? ये वाला, ये वाला क्या है बेटा? यूट्रस। ठीक है, दिस इज यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर जो है क्या हो रहा है? बेबी की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बेबी की ग्रोथ। अगर आपको याद हो हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जब हमने एक एम्ब्रियो बनाया था तो उसके अराउंड क्या बनाया था? एक एमनियोन का एनवलप बनाया था जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है? बच्चे के हल्के हल्के सेल्स भी होते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? साथ साथ में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर, अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया हो तो आपने देखा होगा, एक ट्रांसड्यूसर होता है जिससे कि पूरी आपकी रेज वगैरह जाती है और वो दिखता है। ठीक है, सो एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है, उसको रखा जाता है। उसको उस अल्ट्रासाउंड वाली स्क्रीन के अंदर देखते देखते एक नीडल जो है
मदर की वोम में डाली जाती है और वहां से इस एमनियोन के अंदर तक डाली जाती है और वहां से बेटा बहुत ही पतली सी निडल है, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं, हल्का सा निकाल लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं, क्या क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, क्या कौन से क्रोमोसोम में क्या डिफेक्ट है, कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है। देख रहे हो फिर आप, ये क्या है बेबी, बाहर जो ब्लू कलर का इट इज एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पर एक नीडल डाली गई है एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ द एमनियोसेंटेसिस। ये क्या है बेटा, एमनियोसेंटेसिस है। सो एमनियोसेंटेसिस जो है इट इज परफॉर्म्ड, एमनियोसेंटेसिस जो है बेटा कब परफॉर्म की जाती है, इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, it is performed during pregnancy to obtain the amniotic fluid। के अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड मैंने आपको बताया कुछ थोड़े बहुत फीटल जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग और डेवलपिंग। ठीक, अब इससे हमें क्या पता लग सकता है, इट कैन डायग्नोज, इससे हमें क्या क्या पता लगता है बेटा, इससे हमें पता चलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, बहुत अच्छे से याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो भी डिजीज जिसका आपको रीजन पता हो कि हाँ भाई ये तो जीन से हो रही थी, ये तो क्रोमोसोम से हो रही थी, वो सब चीजें आपको एमनियोसेंटेसिस से पता लग सकती हैं। बट उसके अलावा कोई कहे जॉन्डिस का बता दो, तो जॉन्डिस थोड़ी पता लगेगी, वो कोई क्रोमोसोम्स के अंदर थोड़ी एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। सो वो बीमारियां जिनके अंदर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो, कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो, वो हमें एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर से पता लग सकती, ठीक है। उसके अलावा मिसयूज, अब मिसयूज कैसे किया गया वो मैंने आपको बता ही दिया था, मिसयूज किया गया, इट इज बीइंग यूज्ड टू किल, ओ सॉरी, इट इज बीइंग यूज्ड टू किल फीमेल फीटिसाइड, इसको यूज करने लग गए फीमेल फीटिसाइड को, फीमेल जो बच्चा है फिटस है उसकी डेथ के लिए, जैसे ही पता लगता कपल को कि हाँ जब बेटी है तो अबॉर्शन के लिए कर देते वो, दैट इज फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। सो इट इज लीगली बैंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड फीमेल फीटिसाइड, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या है, लीगली बैन है, बट अगर डॉक्टर को लगता है कोई क्रोमोसोमल एबेरेशंस है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, फिर ये कर सकते हैं वो, ठीक है। सो कब करते कब है, इट इज यूजुअली डन एट 14 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कब करते हैं बेटा, 14 से 18 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है तब इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ मेजर एडवांसेस हैं जो हमारी साइंस के अंदर हुई हैं और ऐसी रिसर्चेस जो हैं वो चलती जा रही हैं, ये जो रिसर्च है कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए, इसके लिए रिसर्चेस जो हैं कॉन्टिन्यूअस चले जा रही हैं और इस रिसर्च का ही एक नतीजा है क्या, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई है जिसे बोला जाता है सहेली, ठीक है। क्या है बेटा सहेली, क्या है, इट इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या है, ये एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सो सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू ओरल न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट इज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सहेली जो एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जिसको डेवलप किया गया है CDRI लखनऊ,
मतलब सिंपल सी बात है, एक नई रिसर्चेस जो हैं लगातार चली जा रही हैं ताकि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है उसको एनकरेज किया जा सके, लोगों को बताया जा सके व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कैसे आप इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हो, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोक सकते हो। आपको ये भी समझना होगा कि जितना ज़्यादा स्पेसिंग होगी बच्चे में, बच्चे कम होंगे तो आप खुद एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, एक अच्छी लिविंग दे सकते हैं, को एनकरेज करना है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक है, उसके बाद 2-3 पॉइंट मैं लिख रही हूँ इसके बारे में, बट इनको हम डिस्कस करेंगे बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड जब हम करेंगे ना तब। एक तो ये कि इट इज अ नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इसका मतलब एक बार थोड़ा सा समझ लो, नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है बेटा जितने भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हम बताएंगे, ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जब हम बात करेंगे तब हम बताएंगे उनके अंदर बेसिकली किससे बनी होती है, वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। ठीक है, और वो क्या होती है, बेसिकली स्टेरॉइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स दिए जाते हैं ताकि जो ओव्यूलेशन हो रहा है ये सब चीजों को रोका जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स वुमेन की बॉडी में कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इतने सेफ वो नहीं हो, सेफ है बट उस लेवल पे नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, तो उस हिसाब से बनाई गई सहेली विच इज अ नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, इसके अंदर एक सेंट क्रोमन नाम का एक अलग से ही ड्रग है जो हम आगे बताऊंगी मैं आपको, उसका फंक्शन भी क्या होता है वो होता है। ठीक है, एंड इट इज अ वंस अ वीक पिल। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेनी है, बहुत सारी ऐसी हैं जो पूरे महीने लेनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं वो छोड़ी जाती हैं, बट इट इज अ वंस अ वीक पिल। तो ये है सहेली, एक नई एडवांसमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि नई नई रिसर्चेज, नई नई डेवलपमेंट होती ही जा रही हैं टू मेक आर सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर होगा इतनी बात। ठीक है, सब क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है आपको पता है, बट उस चीज को मैं सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से नहीं, मैं आप लोगों को ये भी कह रही हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है, अगर आपको लग रहा है आपका फ्रेंड जो है वो कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, वो कुछ अलग ही सोच के बैठा है कि होता है ना, अरे ये बातें नहीं करनी तो बुरी बातें, ऐसा नहीं होता। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसको डिस्कस करो, जब तक डिस्कस नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा कि क्वेश्चन अगर हमने ये किया इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आया ही हुआ है नीट के अंदर, द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। बेटा हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, हमसे पूछा है इनमें से क्या चीज हम एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये तो कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, बिल्कुल कर सकते हैं, सेक्स ऑफ फीटस भी कर सकते हैं, भाई चाहे लीगल बैन हो बट कर तो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21 है ना। जॉन्डिस, क्या हम जॉन्डिस को कर सकते हैं, नहीं, जॉन्डिस तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भाई, उसको नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट, स्टैच्यूरी बैन, अभी बता दिया था स्टैच्यूरी मतलब क्या होता है, लीगल ऑन एमनियोसेंटेसिस इन इंडिया वाज नेसेसरी। बैन क्यों गई इंडिया में एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि लोग इसका गलत नाजायज फायदा उठाने लग गए, एमनियोसेंटेसिस से पता लगाने लग गए कि उनका फीटस जो है वो लड़का है या लड़की, अगर लड़की होती तो अबॉर्शन किया जाता, मींस फीटल फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू बी फीटस लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। इसलिए ये ऑप्शन डी की वजह से जो है आपके ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसको बैन कर दिया गया, लीगली जो है इसको बैन किया गया। क्लियर है बेटा इतनी बात। नेक्स्ट, लाइक द स्टेटमेंट दैट रिलेट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें बताना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, इन चारों स्टेटमेंट में कौन बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, ठीक है जी। इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन,
सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। मैंने बताया था इमोशनली, सोशली, बिहेवियर, फिजिकली, हर चीज से एक इंसान जब हेल्दी होगा तभी उसे हम कहेंगे इट ही इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। सो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट डज आरसीएच स्टैंड फॉर? आरसीएच क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। पहले फैमिली प्लानिंग था 1951 के अंदर, बाद में उसमें कुछ चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स हुई, देन उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, एंड देन द फैमिली प्लानिंग बिकम द आरसीएच, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देख लो बेटा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, choose the correct statement. According to the WHO, reproductive health is total well-being in the physical, social, emotional, behavioral aspect of reproduction. बिल्कुल ठीक, यही हमने किया था। According to WHO, reproductive health is total well-being only in the social and emotional. Only थोड़ी है, only थोड़ी है, ऊपर वाले तो होनी चाहिए, तो गलत कर दो इसको। A reproductively healthy society has people with physically and functionally reproductive organs. बिल्कुल ठीक है, ये हमने बात की थी। एक reproductively healthy society का मतलब है वहां के जो लोग हैं उनके पास जो reproductive organ है उनके they are physically and functionally healthy. Reproductively healthy society have abnormal sex related, अब ये abnormal तो कुछ होता ही नहीं वहां पे, तो नॉर्मल लेना है। तो इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट 1 और 3 जो है बेटा वो ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग सकता है बट मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने कोशिश की है कि इसको आपकी लाइफ के साथ रिलेट करके ही ये टॉपिक समझाया जाए, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसको हम कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स हैं बट उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इसको आप अच्छे से पढ़ना। जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। अगर आपका इवन जैसे नीट के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ डेफिनेशंस जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है। सहेली के बारे में हम बर्थ कंट्रोल के अंदर फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक। बट अगर हम 12th आपके सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेटा इनको आप यहाँ से लीजिए नोट से, या अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है ना कि आप वो पैराग्राफ आपके माइंड में आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बट पॉइंट वाइज आप याद करना थोड़ा इजी रहता है, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आप लेक्चर अच्छे से कीजिए, नोट्स अपना बनाइए, नोट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो डीपीपी आपको मिली है प्रैक्टिस शीट, उसको कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसी पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड